गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे। देखो, गॉस थ्योरम है क्या, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसका प्रूफ निकालेंगे। ठीक है, जो डेफिनेशन है उसका प्रूफ। तो क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, जो कि 3 एप्लीकेशंस हैं, तो वो भी हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो मजा बहुत आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से और ज्यादा कीजिएगा। ठीक है, और देखो वैसे भी जो हमारा फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है ना, वही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड पार्ट तो बहुत छोटा है। मॉडर्न फिजिक्स में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में तो कुछ है ही नहीं। तो गॉस थ्योरम देखो, गॉस थ्योरम है ना, स्पेशली ये क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, ध्यान देना, क्लोज सरफेस। अच्छा, मतलब क्या हुआ, सेंस क्या हुआ इसका। देखो, जैसे ये इनकी डेफिनेशन पहले देख लो, क्योंकि वो एग्जाम में लिखनी भी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इट इज टोटल, ऐसा सिंपल लिखते हैं ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught times of net charge enclosed by that surface, enclosed by that surface। मतलब समझो, ये एक सरफेस है। ठीक है, ये सपोज करो, इसमें जो चार्ज है वो है Q1, Q2, Q3, एक बाहर है Q4। तो जो हमारा नेट फ्लक्स होगा ना, वो कितना होगा, टोटल फ्लक्स, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q4 इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, Q4 इसका पार्ट नहीं है, Q4 जो है वो आउटसाइड है। तो नेट चार्ज जो एनक्लोज्ड है वो कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और हमने क्या लिखा है, 1/epsilon naught टाइम्स, यानी ये पूरे का जो भी आंसर आएगा इसका 1/epsilon naught टाइम्स, यानी मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/epsilon naught से, यानी ये। सो जनरली हमारा जो ये फॉर्मूला बनता है, जो डेफिनेशन इनकी बनती है, वो इस तरीके की है कि जो फ्लक्स होगा वो 1/epsilon naught टाइम्स जितना भी चार्ज एक सरफेस ने एनक्लोज किया। जैसे ये सरफेस है, -2 + 5 कूलम है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ बाहर 3 कूलम है। तो नेट एनक्लोज कितना है, -2 + 5 कितना हुआ, +3। तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड, यानी ये बनता है हमारा Q/epsilon naught। अगर जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड है ये कितना है, Q है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन गॉस क्या बोलते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्योंकि कोई भी क्लोज सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है उसको 1/epsilon naught से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका टोटल फ्लक्स होगा। और दूसरी जो हमने फ्लक्स की डेफिनेशन देखी थी वो क्या था, ये। ठीक है, इक्वल टू Q/epsilon naught। ठीक है, ये आपका ये पूरा गॉस लॉ का, अभी हम इसी को यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, सो ये जल्दी से लिख लो, हम आगे करने जा रहे हैं प्रूफ गॉस लॉ का। सो बहुत ध्यान से देखना, आसान है, हो जाएगा, मजा आने वाला है। ठीक है, अब देखो गॉस लॉ का प्रूफ कराने जा रहा हूँ। सो इसको रफ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए थोड़ी सी। तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ ये, हमें ये प्रूफ करना है कि ये आया कैसे। ठीक है, सो सबसे पहले ये एक सरफेस है। ठीक, यहाँ पे क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है। अब अगर सरफेस का आप एरिया वेक्टर देखो, मैं एक स्मॉल एरिया कवर सिर्फ देखो ये, तो कोई भी पॉइंट पे परपेंडिकुलरली होगा उसका एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगी इसकी, यानी यहाँ पे जो डेल्टा एस है और जो ई है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। यानी थीटा कितना है यहाँ पे, 0 है। थीटा हमारा कितना है, 0 है। ठीक है, अब हमें पता है कि देखो यहाँ एक चीज ध्यान देना कि हम एक छोटा सरफेस ले रहे हैं, छोटा सरफेस। ठीक है, तो फ्लक्स भी हमारा छोटा निकालना पड़ेगा, है ना। हम फॉर स्मॉल एलिमेंट हम क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो, देखो फ्लक्स क्या होता है, E डॉट डेल्टा एस,
या ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। बट हमें पता है थीटा क्या है हमारा 0, और हम फॉर स्मॉल एलिमेंट ds डी फाई कितना होगा, फ्लक्स ई डॉट ds होगा, ठीक है। फ्लक्स कितना हो जाएगा ई डॉट ds, और वैसे भी थीटा हमारा दोनों सेम डायरेक्शन में 0 है, तो ई ds हो गया डायरेक्टली, ठीक है। ई ds आ गया आपका फ्लक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे नेट फ्लक्स निकालना है। नेट फ्लक्स क्या होता है, जो नेट फ्लक्स आएगा हमारा वो क्या आएगा, टोटल फ्लक्स सरफेस एरिया लिया डी फाई, यानी ऐसे स्मॉल एलिमेंट को जब हम ऐड करेंगे इंटीग्रेट करके ऐसे बहुत सारे, तो हमें पूरे सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो डी फाई की वैल्यू क्या है आपकी, यहां से देखो डी फाई की वैल्यू क्या है, ई डॉट डी एस, यानी ई बाहर ले लेते हैं और इसकी जगह आएगा डी एस, ठीक है। अच्छा, अब ds का मतलब क्या हुआ, देखो ds का मतलब क्या हो गया, एरिया ही हो गया ना s। अब देखो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट हैं, सबको ऐड करोगे तो ये पूरे स्फीयर का एरिया मिलेगा, पूरे स्फीयर का एरिया मिलेगा। सो e इंटू ये कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ds एक छोटा एलिमेंट है, क्लोज्ड इंटीग्रल कर रहे हैं सरफेस एरिया का, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पूरा स्फीयर मिल गया ना हमको। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट ऐड करते जाओगे तो पूरा स्फीयर मिल जाएगा। अच्छा E क्या होगा हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमें पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। कि E की वैल्यू हमने कितनी रख दी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर चला गया, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई भी कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ हो गया, यही तो हमने डेफिनेशन में लिखा था, ये ऐसे प्रूफ किया गॉस ने, ठीक है। सो ऐसे ही हम कोई भी सरफेस लेते हैं, अगर वो आर्बिट्री शेप का भी होता है तो हम उस पर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, फिर उसको लेके हम जो उसकी जो भी इक्वेशन है, जो फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है, हम वहां से कर लेते हैं। तो ये कितना आसान है, देखो देखो तो ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, पूरा ये एक क्वेश्चन है आपका, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। तो हमने क्या किया, डेफिनेशन लिखा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught times of net charge enclosed by that surface, ठीक है। और इस चीज का प्रूफ कैसे किया, हमने एक स्फीयर लिया, उसमें चार्ज Q एनक्लोज्ड है, हमें पता है एरिया वेक्टर डेल्टा एस, इसको आप ds भी लिख सकते हो क्योंकि स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है थीटा 0 है, स्मॉल एलिमेंट ds के लिए फाई भी छोटा लेना पड़ेगा, फाई क्या होता है e इंटू ds, यहाँ छोटा ds लिया तो यहाँ पे भी इसके लिए सिर्फ इतना ही फ्लक्स आएगा ना, डी फाई पूरा निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैंने इंटीग्रेट किया, ई बाहर आ गया, ये पूरा एरिया बन गया 4 पाई आर स्क्वायर, ई क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारा ये रेडियस कितना होगा यहाँ से यहाँ आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, 4 पाई कट गया क्योंकि के को हमने डाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपने प्रीवियस वीडियो जो सारे कूलम्स लॉ और ये सब आपने शुरू से किया ही है ना, इस मैराथन वाले वीडियो में भी कवर हुआ है, सेपरेट लेक्चर भी उसका यूट्यूब पे है, तो आप वहां से देख सकते हो मेरा, ठीक है। सो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। सो नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके एप्लीकेशंस करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, सो देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है, जो कि बहुत सारी जगहों पे कवर नहीं किया गया है, बट मैं बता रहा हूँ तुमको कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि डिराइव कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, डिराइव कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो उस केस में क्या करना है, देखो ये तो आपने लिख लिया ना, मैं इसी में शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में क्या पूरा ही बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक सरफेस पे, इसी सरफेस पे हमने क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे कूलम्स लॉ इसके लिए डिराइव करना है, बट यूज करना है गॉस थ्योरम का। अब हमें इतना तो पता है कि अभी हमने निकाला कि फाई फ्लक्स हमारा कितना आ रहा है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया। ध्यान देना ये कूलम्स लॉ डिराइव कर रहा हूँ बाय यूजिंग गॉस, ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क में, 2 मार्क में, ठीक है। तो ये सेम डायग्राम आएगा, यहाँ एक क्यू नॉट चार्ज दिखाना है आपको, तो फ्लक्स क्या होता है, यहाँ तक तो सेम ही डेरिवेशन रहेगी, यहाँ तक 4 पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ देखो एज वी नो बाय, ऐसे डायरेक्टली लिखो ना, बाय गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, उसको उठा के यहाँ रखो। सो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी मिल गई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर,
ठीक है। अब देखो ये के हो गया ना, 1/4πε0 क्या बन गया, के बन गया। अब देखो यहाँ पे फोर्स क्या होता है, फोर्स हमें Q0 पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होगा, Q0 इंटू ई, एफ इक्वल टू क्यू ही होता है। Q0 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, Q/4πε0r², है ना, ε0r²। तो ये आपका क्या बन गया ना, ये के, ये पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, के क्यू Q0 अपॉन r²। कूलम्स लॉ डिराइव हो गया। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना ही, कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। कूलम्स लॉ डिराइव करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो कुछ नहीं, एक सरफेस लेना, बीच में सेंटर में क्यू चार्ज लिया, यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज लिया, इन दोनों के बीच में मुझे फोर्स निकालनी है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ तक लेके जाओ, फाई इक्वल टू दिस होता है, और हमें पता है फाई इक्वल टू Q/ε0 भी होता है। दोनों को इक्वेट करो, यहाँ से आपको E मिलेगा, फिर F इक्वल टू Q0 E होता है, E की वैल्यू वहां पे उठा के रख दो, काम खत्म। समझ गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाना कि डिराइव कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने कवर अप यहाँ पे कर लिया। अब देखो नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन से पहले कुछ बस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है थोड़ा सा समझ लो, फिर हम एप्लीकेशंस फटाफट कर देंगे, ठीक है। सो ध्यान देना, देखो पहले 3 चैप्टर लेंदी है मैं मानता हूँ, और वो आपको टाइम भी लगेगा, बट सब कुछ हमें करना है तो फिर अच्छे से करना है ना, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा तो क्या फर्क पड़ता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो कुछ नहीं होता, ये क्या है कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस, दो टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जैसे सपोज करो ये एक रॉड है, ठीक है, इसमें हमें पता है, काउंटिंग कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 चार्ज है, तो ये डिस्क्रीट है, जहां पे आप काउंटिंग कर सकते हो डिस्क्रीट होता है। बट मुझे पता है इस रॉड में अनगिनत चार्जेस हैं जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता। जैसे आप एक इस मार्कर में कितने पार्टिकल्स हैं मैं काउंट कर सकता हूं, नहीं कर सकता, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर मैं पूरा मास ऐसे पार्टिकल के मास अलग अलग निकाल सकता हूं, नहीं, ठीक है, तो पूरा है कि इतने सेक्शन में कितना मास होगा, ऐसे पढ़ते थे। वैसे ही एक पर्टिकुलर सेक्शन में कितना चार्ज है वो भी हम निकालते हैं। तो इसके लिए 3 चीजें डिफाइन की गई हैं। पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखो ये इसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ये कुछ नहीं, अगर आपका कोई 1 डायमेंशन है, जैसे कोई सिंपल रॉड है जिसमें हम 2 डायमेंशन नहीं मान रहे, एक लाइन है, इस पे चार्ज सिचुएटेड है, ठीक है, चार्ज है इस पे प्रेजेंट है, और मुझे इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या इसका फॉर्मूला होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन लेंथ। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेल्टा क्यू मान के चल रहे हैं, और लेंथ कितना है एल, सो लैम्बडा या क्यू मान, लैम्बडा इक्वल टू क्यू बाई एल, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू जो आपको ठीक लगे, ठीक है। वैसे ही अगर 2 डायमेंशन चीज है, जैसे कोई शीट है, तो ये 2 डायमेंशन है, तो उसके लिए आपका जो 2 डायमेंशन चीज आती है, ये 1 डायमेंशन के लिए कोई एक ही डायमेंशन होना चाहिए, यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी। जब सेकेंड आता है, एक सेकेंड खाली मार्कर चेंज कर, सेकेंड आता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सब अभी यूज होंगे जब हम गॉस के भी लॉस करेंगे, इसलिए एप्लीकेशंस करेंगे। तो एक सरफेस है, इस पे प्लस चार्ज, ठीक है, चार्ज है पूरा, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको सिग्मा से डिफाइन करते हैं, ये होगा, ये भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन सरफेस एरिया, यानी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए या एस, जो भी लिखना हो आपको, एरिया को, सरफेस एरिया को एस भी लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा यूनिट भी मैं बता ही दे देता हूँ, यूनिट कूलम, लेंथ की मीटर, तो कूलम मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ठीक है। और तीसरा आता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट कर देते हैं, ये भी आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन सरफेस वॉल्यूम है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। कितने शॉर्ट में हो गया, देखो ये सिंपल है, इजी है एकदम। तो क्यू अपॉन वी, क्यू कूलम मीटर, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें सब कुछ करना है, अच्छे से करना है। तो इस तरीके से ये आपके 3 चीजें हो गई, ये 3 डायमेंशन के लिए, यानी वॉल्यूम जैसे कोई भी चीज का होता है तो वहां पे हम ये यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल रॉड के लिए या एक सिंगल डायमेंशन के लिए, ये कहाँ यूज होगा, शीट होगी या 2 डायमेंशन कोई चीज होगी, ये 3 डायमेंशन। तो अभी गॉस के हमें
एप्लीकेशंस में इनका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ऐसे ही लिख लो। यूनिट भी लिख दी मैंने, अब यूनिट पता है तो डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालना आता होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, सो ये लिख लो, फिर हम लोग एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। सो पहला एप्लीकेशन, ये क्लियर है सबको? ठीक है, सो कुछ नहीं, बहुत आसान है, देखो सब कुछ कवर हो जा रहा है, आपको बस थोड़ा फोकस रहना है, चीजें इजी हो जाएंगी। तो पहला है, देखो पहला एप्लीकेशन है आपका, एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं, गॉस थ्योरम। उसमें पहला एप्लीकेशन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू लॉन्ग, या फिर डायरेक्टली लिखो ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर, whose linear charge density is lambda। ठीक है, यानी हमें सिंपल है, देखना, यहाँ ध्यान देना, इजी है। हमने एक वन डायमेंशन वायर लिया हुआ है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका एक गॉसियन सरफेस, मैंने कहा था ना एक इमेजिनरी सरफेस, तो एक गॉसियन सरफेस, अब ये सीधा है तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। ठीक है, कोई स्फेरिकल चीज होती तो स्फेरिकल होता, इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, अब देखो इसके तीन सरफेस बन रहे हैं अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगी, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक, अच्छा, इसके जो सरफेस होंगे, ये गॉसियन सरफेस के हिसाब से एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर हम तीन सरफेस नाम दे देते हैं। देखो ये S1, ये S2 और ये S3। अब देखो यहां पे इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये सरफेस ऐसा है। अब जैसे मैं ये सरफेस ऐसे रख रहा हूं तो इसका एरिया वेक्टर तो यहीं पे आएगा ना, ये सरफेस का परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर, बट इसकी फील्ड कहाँ पे है, इस तरफ है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, पहली चीज। वहीं पे अगर मैं इसका कर्व, देखो तीन पार्ट होते हैं ना एक सिलेंडर के एक तीन पार्ट होते हैं, ये होता है आपका टॉप सरफेस, इसका एरिया वेक्टर यहाँ, कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर यहाँ, बॉटम सरफेस का एरिया वेक्टर यहाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इसी तरफ है, इसका भी नीचे की तरफ है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो 90 डिग्री वापस बन रहा है। और यहाँ पे जो S2 का एरिया है वो इसी डायरेक्शन में, ठीक है, वो इसी डायरेक्शन में। सो आप लोग अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0 है, थीटा कितना है, 0 है। तो मुझे कुछ नहीं करना, देखो मैं ये सब रफ कर रहा हूँ आपको, सिंपल थोड़ा डायग्राम लगे। ठीक है, बस कुछ नहीं, तीन चीजें, यहाँ पे E और S3 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है, यहाँ डेल्टा S1 और E के बीच में जो एंगल बन रहा है वो, सॉरी, दोनों के बीच में एंगल 90-90 बन रहा है, और E और डेल्टा S2 के बीच में एंगल 0 बन रहा है। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स क्या होता है हमारा, S एनक्लोज्ड E डॉट डेल्टा S। ठीक है, अब इसको मैं ब्रेक कर देता हूं तीन पार्ट में, S1 सरफेस, ठीक है, E डेल्टा S कॉस थीटा, प्लस S2 सरफेस, E डेल्टा S S1 S2 कॉस थीटा, प्लस तीन सरफेस है ना, S3 E डेल्टा S3 कॉस थीटा। बाहर निकल गया ऐसा लग रहा है, अरे चल जाएगा, एकदम रह गया। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, तो डेल्टा S1 कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा 90 है, यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा कितना है, 0। ठीक है, ठीक है, सो थीटा यहाँ पे देखो 90 बन रहा था S1 सरफेस के लिए,
S2 के लिए 0 और S3 के लिए 90। अब ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे रखूं तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये पोर्शन पूरा 0 हो गया आपका, ठीक है, ये 0 हो गया, जो टोटल फ्लक्स हमारा है वो ये 0 हो गया। सेकेंड सरफेस का जो है वो कितना हो जाएगा, उसको ऐसे रखते हैं, ई डेल्टा S2, ठीक है, प्लस तीसरे वाले का भी कितना हो गया, थीटा 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा। सो बचा कितना, ई, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड वाला जो सरफेस है, अगर मैं इस सिलेंडर की लेंथ L मान लूं, सिलेंड्रिकल की लेंथ कितनी है L, तो ये डेल्टा S2 हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई RL, ठीक है। ये एरिया कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई RH, H लेंथ हाइट होती है, तो यहाँ हमारी लेंथ है L, तो E इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL, ये हो गया हमारा टोटल फ्लक्स, ठीक है। अब हमें पता है S बाई गॉस थ्योरम, S पर गॉस थ्योरम, फाई आपका कितना होता है, लैम्बडा बाई, सॉरी फाई कहाँ, लैम्बडा बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स जो रहता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रहता है। और हमें पता है कि क्यू क्या होता है, अभी हमने देखा था वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये एक रॉड है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी, लैम्बडा क्या होगा, क्यू बाई एल, ठीक है, लैम्बडा क्या होगा, क्यू बाई एल, तो क्यू की वैल्यू कितनी हुई, लैम्बडा एल, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्बडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्बडा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है ना, तो क्यू क्या हो गया, इसको यहाँ पे ऐसे बाजू में लिख दो, क्यू की जगह हमने लैम्बडा एल लगाया, क्यों, क्योंकि लैम्बडा होता है क्यू बाई एल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम उठा के यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड हो गया, दोनों एक ही हैं तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा आपका, सॉरी इसको फर्स्ट मत दो, इसको फर्स्ट दो, ठीक है। तो इन दोनों को आप अगर कंपेयर करते हो तो ये कैसे हो जाएगा, देखो, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। सो आपका ई कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो ढूंढनी थी, ये नीचे चला जाएगा, लैम्बडा एल अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, लेंथ लेंथ गई, सो एल लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म यूनिट वेक्टर दिखाना पड़ेगा, सो ई वेक्टर हो जाएगा आपका लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर एन। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा यानी चार्ज। कितना आसान है, तुम सोचो, देखो किया क्या है कि इसको हमने एक सरफेस लिया, दोनों के बीच में एंगल 90 बना, थीटा 90 होगा तो हमें पता है फ्लक्स 0 हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है पिछला, अभी इसके पहले ही मैंने कराया, थीटा 90 वापस फ्लक्स 0, सिर्फ इस सरफेस के लिए आएगा। और ये सरफेस का एरिया कितना है, 2 पाई आर एल, तो ई इंटू ये पूरे सरफेस का एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर एल, हो गया काम खत्म। और हमें पता है गॉस थ्योरम क्या बोलता है, डेफिनेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू लैम्बडा एल होती है, लैम्बडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को कंपेयर किया, यहाँ से ई की वैल्यू निकल गई, यूनिट वेक्टर लगा दिया। इससे आसान है क्या कुछ, ठीक है, बहुत आसान है, तो जल्दी से इसको कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सेकेंड एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट क्लियर है सबको, ठीक। तो पहला एप्लीकेशन हमारा सिंपली क्या था, लॉन्ग इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर के लिए ये हमने पूरा डिराइव कर लिया, ठीक है, होप करता हूं सबको क्लियर होगा। अब सेकेंड एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं, तो ये रफ कर रहा हूं। देखो आसान है सारे टॉपिक्स, बस रटने की कोशिश नहीं करना है, समझने की कोशिश करना है। देखो कितनी आसानी से डिराइव हो रहा है, फिजिक्स के डेरिवेशन करने का तरीका है कि आप डायग्राम के थ्रू जाओ, ठीक है। जो बच्चे डायग्राम नहीं करते हैं ना, वो सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। मैं इसीलिए सारे फॉर्मूले आपको डिराइव कैसे करा रहा हूँ, डायग्राम से डिराइव करवा रहा हूँ, ताकि आपको इश्यूज ना आए, ठीक है। सो सेकेंड हमारा है, बोर्ड को पता नहीं क्या हुआ है अचानक से, कहीं पे काले धब्बे आगे, मिट भी नहीं रहे, मार्कर की वजह से कई बार हो जाता है, कोई नहीं, आपको क्लियरली दिख रहा है, मैंने देखा वीडियो में वैसे तो, ठीक है। घर की बात है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करोगे, है ना। घर की बात है, नहीं आप सब अपने ही तो, चलो देखो। सो सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
uniformly charged infinite plane sheet। ठीक है, यानी अब हमें फाइंड करना है कि एक, देखो अभी तक हमने सिंगल डायमेंशन वायर लिया था, स्ट्रेट वायर। अब एक ये शीट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा। हमें ये क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं भी दिया तो हमें समझ जाना। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा बच्चों, सिग्मा। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे बहुत, देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो होगा ना वो दो तरीके से ड्रॉ हो सकता है। देखो जैसे एसएल अरोरा जैसी मेन रेफरेंस बुक्स सिलेंड्रिकल लेती हैं इसका गॉसियन सरफेस, बट कुछ बुक्स जो है वो यहाँ पे क्यूबॉइडल भी बनाती है। तो आप दोनों में से कोई भी बनाओगे आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो घबराना मत कि सर ने यहाँ पे सिलेंड्रिकल लिया है हमें तो क्यूबॉइडिकल दिख रहा है, सर ने क्यूबॉइड लिया है तो हमें सिलेंड्रिकल दिख रहा है, दोनों चलता है। तो देखो या तो आप ये सिंपल अगर ड्रॉ करना है आपको तो हमें पता है सिलेंड्रिकल हम ले लेते हैं सिंपली। ठीक है, गॉसियन सरफेस थोड़ा बड़ा हो गया है ना, छोटा रखते हैं तो आसान है बहुत डेरिवेशन, घबराओ मत। ये ले लिया हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। या फिर आप चाहते तो ऐसा शेप भी ले सकते थे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, डिराइव आप दोनों से करोगे सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, दोनों से मैं हेल्प बता भी देता हूँ। तो सिंपली हम क्यूबॉइडिकल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे भी ऐसे ही आता शेप। ठीक है, यानी ऐसे मैं अभी शॉर्ट में बना दे रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, अरे ये क्या बन गया, मतलब सेम ऐसा ही यहाँ पे भी रहता तो ये क्यूबॉइडल आता, ऐसे पूरा क्यूबॉइडल शेप आता। ठीक है, तो दोनों में से सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बनाओ या ये बनाओ, एग्जाम में आपके एक भी नंबर बोर्ड में नहीं कटेंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, शीट है एक, ठीक है, सिंपली एक ऐसी शीट रखी हुई है। अब इसके ऊपर पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, ये शीट यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए हमने लिखा भी है पूरी तरह हर जगह सेम चार्ज है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। ठीक है, इस तरफ भी, इस तरफ बाहर की तरफ, और ऐसे भी बाहर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज लिया। तो ई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो यहाँ पे ऐसे होगा। सेकेंड मार्कर चेंज कर लो मैं खाली। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा और इस तरफ भी होगा। ठीक है, क्योंकि शीट है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब देखो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर देखना, ये गॉसियन सरफेस का, ये मैं 3 अगर ले लूँ, ये S1, ये पूरा सरफेस S2, ये S3। ठीक है, तो देखो ये वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो, और एरिया सेम है दोनों जगहों पे। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर भी मैं ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसका भी मैं ए लिख रहा हूँ, अलग अलग नाम देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको देना है तो खाली अलग से आप दे सकते हो A1 या A2, क्योंकि दोनों को हमने ए लिया है। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसे देना है A1, A2, A3, एंड यहाँ हम लिख देंगे कि A2 इक्वल टू A1 इक्वल टू A3 इक्वल टू A। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना बहुत, बस यहाँ पे ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कहाँ है, इस तरफ है, तो यहाँ थीटा 0 है। सब कुछ यही समझ लेना है हमको। ठीक है, यहाँ थीटा 0 है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ भी है, बाहर की तरफ, तो यहाँ भी थीटा क्या है, 0 है। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बट एरिया वेक्टर ऐसे, थीटा कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री। सब यही हो जाएगा। यहाँ थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बनेगा। इसका एरिया वेक्टर यहाँ आएगा और फील्ड ऐसे होगी। ठीक है, तो यहाँ भी 90 बनेगा। इन शॉर्ट ये फील्ड ऐसे जा रही है तो ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप देख रहे हो इन दोनों में थीटा 0 है और इन दोनों पे थीटा कितना बन रहा है, 90। तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा है। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो ये वाले दोनों सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 0। यानी जो नेट फ्लक्स मिलने वाला है वो इन दोनों सरफेस के लिए मिलने वाला है।
है ना। तो अगर मुझे लिखना है टोटल फ्लक्स तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो हमें पता है यहाँ पे कि हियर आपको नाम देना, इसको A2 दिया है, ठीक है, इसको A3 दे दो, कोई बात नहीं, A3 तो दिया, A4 दे दो। A2 perpendicular to E and A4 is also perpendicular to E, therefore theta equal to 90 degree for both, ठीक है। So phi 2 equal to E A2 cos 90 which is equal to 0. Similarly phi 4 equal to EA cos 90 A4 cos 90, this is also equal to 0. But phi 1 and phi 3 क्या होगा, phi 1 E, अब हमने A1 और A3 को A लिया हुआ है तो EA cos 0 कितना हो जाएगा बच्चों, EA आएगा सिंपली, है ना, क्लियर हो रहा है। सिमिलरली phi 2 क्या हो जाएगा, आप सीक्वेंस में भी जा सकते हो तो 1 2 3 4, मुझे सिर्फ बताना था ये 90 है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। इन दोनों में क्या हो जाएगा, वापस थीटा 0 यानी EA cos 0 यानी कितना हो गया EA। अच्छा, नेट फ्लक्स क्या होगा, चारों का एडिशन, फाई टोटल कितना होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4, है ना। तो ये कितना हो गया, देखो 1 और 3 में ये दोनों तो 0 0 है, तो EA प्लस 0 प्लस EA प्लस 0, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ EA, कितना आसान हो गया, है ना, 2 टाइम्स ऑफ EA, समझ आ रहा है। सो क्लियर हो रहा है सबको, इसमें कोई डाउट है, ठीक है, मजा आ रहा है। सो देखो ये हो गया हमारा 2EA। अब हमें पता है एज पर गॉस थ्योरम फाई टोटल इज ऑल्सो इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फॉर 2 डायमेंशनल सरफेस। ये हमारा कैसा है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q बाई A होता है ना। तो हमारा Q क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा A हो जाएगा, एंड Q की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा A को रख देंगे। सो फाई टोटल इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों सेम है, मैं उसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वहां में भी बाहर निकल जाए, एक बार मैं देख लेता हूँ स्पेस हो रही है कि नहीं सेट, यहाँ पे थोड़ी सी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ है हमारे पास स्पेस, तो यही कर देता हूँ। सो देखो फ्रॉम 1 and 2 नंबरिंग आप अपने हिसाब से दे लिया करो, 1 2 3 4 जिसको जितना देना दे सकते हो। 2EA इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ए चला गया, तो E कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन वेक्टर फॉर्म, इसके नीचे साथ दिखेगा नहीं तो मैं इसको फाइनली यहां लिख रहा हूं, कुछ नहीं यूनिट वेक्टर लगा देना। तो देखो यहां पे इन वेक्टर फॉर्म E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर, काम खत्म। कितना आसान डेरिवेशन है। अगर आपको डायग्राम याद है, जैसे अभी हमने देखा था, उसमें भी हमने स्फेरिकल लिया था, ठीक है, उसमें CSA वाले की तरफ 0 हो रहा था, और ये दोनों, उसमें भी सिलेंड्रिकल लिया था, उसमें CSA वाले की तरफ 0 हो रहा था, और ये दोनों एंड पे हमें मिल रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ये दोनों, तुम्हें सिर्फ एंगल देखना है, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फाई इक्वल टू EA कॉस थीटा, और अगर थीटा पता चल रहा है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उनके बीच का एंगल 90 बन रहा है, वहां 0 कर दो, जहां दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं वहां पे आप लोग जहां पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है वहां फ्लक्स 0, और जहां दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं थीटा 0 यानी फ्लक्स मिलेगा। तो बहुत आसान सा तरीका है, और उसके बाद गॉस लॉ लगा दो, जिससे फिर दोनों को इक्वेट कर दो, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन था गॉस का। तो जल्दी से इसे एक बार अपने नोटबुक पर खुद से लिखोगे और खुद से डायग्राम ड्रॉ करोगे, और घबराना नहीं है, क्यूबॉइड बनाते तो भी ये दोनों एंड के साथ 0 बनता और ये दोनों एंड के साथ 90 बनता, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप क्यूबॉइडिकल गॉसियन सरफेस लो या फिर आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लो यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका क्लियर है सबको फॉर्मूला, ठीक है। हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए भी कर लिया, हमने 4
शीट के लिए भी कर लिया। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो। ओके, सो क्लियर हुआ। एंड थर्ड एप्लीकेशन एंड द लास्ट वन, बहुत डिटेल में चैप्टर कवर किया मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सो इसको बहुत अच्छे से करना। ठीक है, तो ये रफ कर रहा हूँ, होप्स आप लोगों ने लिख लिया होगा। अभी सारे डिस्ट्रैक्शन हटा के बस पूरा फोकस पढ़ाई पे कर दो। ठीक है, फिजूल के डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ खाली बर्बाद करेंगे। ये टाइम बहुत प्रीशियस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइफ को एंजॉय नहीं करना, बट टाइम के हिसाब से करनी होती है चीज़ें। अभी जरूरी चीज़ क्या है, आपकी एग्जाम। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा फोकस अभी इन चीज़ों पे करना है। ठीक है, सो तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड एप्लीकेशन। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। देखो इसके 3 केस बनेंगे, ध्यान से देखो। ये एक स्फीयर है, ठीक है, जो कि चार्ज्ड है। ठीक है, इसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज जो होगा। ठीक है, एंड अब यहां से इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर लेते हैं, और एक गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ करेंगे ये, इसका भी। ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, आउटसाइड होगी हर जगह, ऐसे बाहर की तरफ, क्योंकि हमें पता है स्फीयर में तो परपेंडिकुलर ही होती है हर पॉइंट को। ठीक है, इस तरीके से। तो ई का डायरेक्शन ये रहा। ठीक है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ ही आएगा हर जगह। ठीक है, तो कोई टेंशन है ही नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में लेंगे, थीटा हर पॉइंट पे 0 होगा। थीटा ई और ए के बीच का थीटा हमेशा 0 ही रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे 3 केस लेना है। हम एक पॉइंट ले रहे हैं आउटसाइड द सरफेस, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फिर हम सरफेस पे लेंगे और फिर इनसाइड द सरफेस लेंगे, तीनों के लिए। तो 3 केस है, यहाँ पे ध्यान देना। सो केस 1 की तरफ जा रहे हैं, व्हेन पॉइंट P is placed outside the cell, outside the cell। अच्छा, एक चीज तो हमें यूज करनी है, पहले इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी यहाँ पे सेकंड केस और थर्ड केस ले लेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा होगा Q बाई, देखो एरिया कितना है इसका, पूरे स्फीयर का जो मेन स्फीयर है हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर। सो Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये एक सेक्शन तो हमारे पास है ही, ये हम बार बार यूज करेंगे। सो केस 1 में जब P आउटसाइड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the Gaussian surface is, देखो फाई कितना होगा, हमें पता है E a cos थीटा होता है। ठीक है, अब दिमाग लगाने वाली बात है, मैंने कहा था स्फीयर का, जब हमने प्रूफ भी देखा था इसका गॉस का, तो हमने स्फीयर ही लिया था, और थीटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा 0। सो यहाँ पे थीटा 0 है, तो फाई क्या हो जाएगा आपका, E इंटू एरिया कितना है गॉसियन सरफेस का, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ गॉसियन का रेडियस लिया है, क्योंकि हम फ्लक्स गॉसियन के लिए ढूंढते हैं। ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे गॉसियन के लगाएंगे, और यहाँ हमने जो चार्ज डेंसिटी ढूंढी है वो स्फीयर के लिए ढूंढी है, तो वहां हमने कैपिटल आर यूज किया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सो फाई टोटल कितना हो गया हमारा, ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ले लो इसको। ठीक है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एज पर गॉस थियरम, फाई टी इज ऑल्सो इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आप T यूज कर सकते हो, मैं फाई टोटल लिख रहा हूं इसलिए, आप E यूज कर सकते हो जो यूज करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। ठीक है, और Q की फाई टी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को इक्वेट कर दें, ये थर्ड हो गया। ठीक है, फ्रॉम 3 and 4, 2 and 3, 2 and 3 क्या हो जाएगा, देखो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो E इक्वल टू Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और Q की वैल्यू क्या बच्चा पटे यहाँ से, देखो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो Q की वैल्यू रख देंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई गया।
ठीक है, तो हमारा बचा क्या? अच्छा देखो, यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो तो एक यूनिट वेक्टर भी लगाओगे, यूनिट वेक्टर भी लगाओगे, तो आपका बचा क्या? सिग्मा आर स्क्वायर। अब देखो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये आर वेक्टर होके ये क्यूब हो जाएगा, ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो, बाकी ये तो है ही स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर इज। ठीक है, ये आपका हो गया जो पॉइंट पे लाई करेगा आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, बाहर निकालोगे तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। समझ आया सबको? अब केस 2 एंड केस 3 यहाँ देखते हैं एडजस्ट हो पाता है कि नहीं, थोड़ी सी स्पेस चाहिए, छोटा है वो, यही केस बड़ा था, तो मैं एक बार जगह देख लेता हूँ सेट हो जाएगा कि नहीं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे टिल्ट कर रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ तक आ रहा है क्या? एक सेकेंड का चल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान देना सब लोग, केस 2 ले रहे हैं, ये क्लियर हुआ सबको? केस 1 बहुत आसान था, ठीक है। हमेशा रेडियस कौन सा लेना है? गॉसियन सरफेस का, एरिया गॉसियन सरफेस का। सिग्मा या जब सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हो उस वक्त जो रेडियस लेना है या जो भी लेना है वो सरफेस का लेना है, बट हमेशा जो फ्लक्स फाइंड कर रहे हो वो गॉसियन सरफेस का रेडियस लेना है, वरना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा आर कहां पे आएगा, वो क्लियर कर रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो केस 2 क्या है आपका? व्हेन P पॉइंट P इज ऑन द स्फीयर, यानी यहीं पे है, तो उस केस में क्या होगा? देखो अगर पॉइंट P ऑन द स्फीयर है तो R इक्वल टू R हो जाएगा, ठीक है। ये सोचने वाली बात है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। गॉसियन सरफेस अगर इसी पे बना दूं, मैं पॉइंट P यही ले रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा? R की जगह R रख दो आप, ठीक है, यहां पे भी वही R रख दो, तो E क्या हो जाएगा? देखो सिग्मा R स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस R की जगह भी R स्क्वायर रख सकते हो, गया, सो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर, खत्म, ठीक है। ये ऑन द सरफेस है, ये ऑन द सरफेस है। एंड थर्ड चीज आती है केस 3, ये बड़ा मस्त है। when point P is inside the sphere, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर, जब पॉइंट P स्फीयर के अंदर है, तो उस केस में क्या होगा? देखो पॉइंट P अगर अंदर है तो पूरा का पूरा जो चार्ज है, ठीक है, अब देखो यहां पे अंदर गॉसियन आ जाएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका R जो है वो लेस देन R हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चार्ज है वो सरफेस पे है, ठीक है, चार्ज सरफेस पे एनक्लोज्ड है, तो यहां तो कुछ चार्ज है ही नहीं, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो, अंदर चार्ज नहीं है, सरफेस पे है, तो Q यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। अगर आपका Q ही नहीं बचेगा तो ये पूरा टर्म ही नहीं होगा ना, Q जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जीरो। तो इनसाइड जब होगा तो ये ऐसा केस हो जाएगा, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर सेम इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बट टोटल चार्ज, बट Q इक्वल टू जीरो, देयरफॉर E इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये आपको 1 मार्क में 2 मार्क में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनसाइड में क्या होगा, पॉइंट P इस पे क्या होगा, आउटसाइड में क्या होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये तीनों एप्लीकेशन हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए। सो ये चैप्टर पूरा का पूरा डिटेल में हमने कवर किया। अच्छा देखो इसके है ना, जैसे मैंने कहा है कि मैराथन क्लास के तौर पे भी, तो ये चैप्टर आपको ऐसे भी मिलेगा, टॉपिक वाइज भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 शॉट में भी होगा, क्योंकि इसके पहले सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में हमने किया है, ये अच्छे से कर लो, आपका इसके बाहर से कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो पहला जो हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया, सारे डेरिवेशन, सारे पॉइंट्स अगर आप यहाँ से सही तरीके से कर देते हो तो आपके कोई भी मार्क्स यहाँ से नहीं जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, और बहुत डिटेल में कराया है, और आपको नोट्स भी, आंसर भी ऐसे ही लिखने हैं बोर्ड में, ये भी पैटर्न मैंने आपको दे दिया है कि आपको रियल में बोर्ड में आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, बस यही पैटर्न पकड़ना है, ठीक है, इसी तरीके से लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करो, इसके बेसिस पे सारी चीजें लिख दो, ठीक है। तो ये हमारे तीनों एप्लीकेशन खत्म हुए, डिटेल में कराया आपको। गॉस थ्योरम हो गया हमारा कंप्लीटली, इसके पहले सारे डाइपोल के कर लिए हमने, ठीक है, फिर एक्सिस पे, इक्वेटर पे, उसके अलावा कूलम्स लॉ बहुत डिटेल में किया था हमने, तो फिर टॉर्क हमने डिटेल में निकाला कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं या नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं तो कैसे होगा, तो सब कुछ ये खत्म हुआ, ठीक है। एंड मैं यही बोलूंगा अभी भी कि आपकी हेल्प हो रही है, आप अपने स्कूल के फ्रेंड्स या क्लासेस में कहीं भी आप जाते हैं उनको भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो
मैं तो देखिए एक पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड ऐसी चीज है जहाँ पे हर बच्चे के सर पे एक तनाव होता है, ठीक है। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी कि कौन कहाँ से क्या पढ़ रहा है, मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मैटर ही नहीं करता ना। अभी ऐसी चीज है कि जहाँ पे सारे बच्चे प्रेशर में हो गए। मैं जानता हूँ ये सिचुएशन ऐसी है ना कि बहुत टेंशन देता है, और फिजिक्स बहुत टेंशन देता है, ठीक है। तो बस इसीलिए वो डर खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे ये चीज कर रहा हूँ, ठीक है। सो बहुत अच्छे से इसको कीजिए और बार बार चीजें रिवाइज कीजिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, सेकंड चैप्टर की तरफ। तो ये अच्छे से कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, ताकि आगे की सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है। तो ये है।